नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, ऊंचे और रहस्यमयी पहाड़ों की छांव में इरशाद और जुनैद नामक दो व्यक्ति एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं, जो एक अलौकिक शक्ति के चंगुल से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो यात्रा शुरुआत में एक साधारण सफर लगती है, वह जल्दी ही एक बुरे सपने में बदल जाती है, जब वे एक अंधेरे रहस्यमयी आकृति यानी एक जिन्न से सामना करते हैं, जिसकी शक्तियां किसी समझ से बाहर हैं। समय और खौफ के बीच दौड़ते हुए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए प्राचीन ताबीज़ों और दुआओं का सहारा लेना पड़ता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें भय, साहस और अदृश्य दुनिया की शक्तियों का सामना करने की हिम्मत दिखाई देती है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है, तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। फिर पंजाल रेंज, जो हिमालय का एक विस्तार है, कश्मीर के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। 1999 की सर्दियों में यह इलाका भारी बर्फ से ढक गया था, जिसने कई गांवों को बाकी दुनिया से काट दिया था। मौसम बेहद सख्त था, तापमान शून्य से नीचे गिर गया था और दृश्यता कुछ ही फीट तक सीमित हो गई थी। सड़कें बेहद खतरनाक थीं, फिर भी इन गांवों तक सामान पहुंचाने के लिए ये सड़कें बहुत जरूरी थीं। इन्हीं खतरनाक सड़कों पर जुनैद और इरशाद की कहानी घटी। दो आदमी जिनकी किस्मत फिर पंजाल पास के डरावने इतिहास से जुड़ी हुई थी। जुनैद अहमद 35 साल की उम्र के आसपास का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसे अपने साहस और कश्मीर की खतरनाक सड़कों पर बेहतरीन अनुभव के लिए जाना जाता था। उसने कई बर्फीले तूफानों का सामना किया था, भूस्खलन से जूझा था और गहरी खाइयों के ऊपर लटके कमजोर पुलों को पार किया था। उसका ट्रक पुराना लेकिन मजबूत टाटा 1210 उसका साथी था। सालों से साथ निभाने वाला एक जर्जर लेकिन भरोसेमंद साथी। इरशाद, जुनैद का 23 साल का हेल्पर, इस काम में नया था। वह सीखने के लिए उत्सुक था और उसकी युवा ऊर्जा भरपूर थी, लेकिन सड़कों की कठिन वास्तविकताएं उसे थका रही थीं। यह उसकी जुनैद के साथ दूसरी सर्दी थी और मौसम की गंभीरता उसे परेशान कर रही थी। वे जिस सफर पर निकलने वाले थे, वह जम्मू से पुंछ के पास एक दूरस्थ गांव तक था और इसके लिए उन्हें खतरनाक पीर पंजाल पास को पार करना था। गांव वालों ने उन्हें आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि वे इंतजार करें, लेकिन जो सामान वे ले जा रहे थे, खाद्य पदार्थ, दवाइयां और जरूरी सर्दियों का सामान, वे गांव वालों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। यात्रा न करने का मतलब गांव में फंसे लोगों के लिए मौत भी हो सकती थी। जोखिमों के बावजूद जुनैद ने सफर जारी रखने का फैसला किया। हम इसे पार कर लेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, जुनैद ने इरशाद को आश्वस्त किया। हालांकि उसके मन में एक अनजानी चिंता थी। जैसे ही वे पीर पंजाल की घुमावदार सड़कों पर चढ़े, बर्फ और भी ज्यादा गिरने लगी। हवा ने संकरी घाटियों में गूंजते हुए एक अजीब, लगभग शोकपूर्ण आवाज पैदा की। ट्रक की हेडलाइट्स मोटी बर्फ की चादर को चीरने की कोशिश कर रही थी, जिससे एक अलौकिक चमक पैदा हो रही थी, जिसने परिदृश्य को अजीब भूतिया आकारों में बदल दिया। इरशाद, जो यात्री सीट पर बैठा था, उस भावना को नहीं झाड़ पा रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने घबराकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसे सिर्फ बर्फ के घूमते हुए गुच्छे और ऊंचे पहाड़ों के अंधेरे आकार ही दिखे। जुनैद भाई, आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है? इरशाद ने पूछा। उसकी आवाज इंजन की गड़गड़ाहट और हवा की चीख के बीच मुश्किल से सुनाई दी। जुनैद ने सिर हिलाया और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। इन पहाड़ों की अपनी कहानियां हैं इरशाद,
कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह भूतिया है, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हम सड़कों पर टिके रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। इरशाद ने जुनैद की बातों से खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में बैठा हुआ डर लगातार बढ़ता जा रहा था। बर्फबारी तेज होती जा रही थी, जिससे उनकी गति धीमी हो गई थी। संकरी सड़क के एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। ट्रक का इंजन चढ़ाई पर संघर्ष कर रहा था और कभी कभी टायर बर्फ पर फिसल जाते थे। अचानक सीबी रेडियो से आवाज आने लगी। दूसरी तरफ की आवाज बहुत धीमी और स्टैटिक से भरी हुई थी। तूफान और बढ़ रहा है, रुक जाना बेहतर होगा। जुनैद ने रिसीवर उठाया। उसकी भौं सिकुड़ गई। यह जुनैद अहमद है। कौन बोल रहा है? ओवर। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक और बीच बीच में कुछ दूर की सरसराहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। इरशाद ने सिहरते हुए अपनी जैकेट को और कस लिया। शायद हमें रुक जाना चाहिए जुनैद भाई, उसने सुझाव दिया। तूफान के थमने का इंतजार कर लेते हैं। जुनैद ने थोड़ी देर सोचा। पास के बीच रुकने का विचार उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन सड़क पर रहना और भी खतरनाक लग रहा था। किसी गलत मोड़ पर ट्रक खाई में गिर सकता था और यह बहुत बुरा होता। ठीक है, जुनैद ने अनिच्छा से कहा। कोई सुरक्षित जगह देखकर रुक जाते हैं और तूफान थमने का इंतजार करते हैं। काफी देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा रेस्ट हाउस दिखाई दिया। यह एक पुरानी टूटी फूटी सी जगह थी जो बर्फ में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। एक फटी हुई तख्ती पर लिखा था कि यह कभी यात्रियों का ठहरने का स्थान हुआ करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। हम यहीं शरण लेते हैं, जुनैद ने फैसला किया। यह ट्रक में रुकने से बेहतर है। उन्होंने ट्रक को सड़क के किनारे पार्क किया और रेस्ट हाउस की ओर बढ़े। जुनैद ने दरवाजा धक्का देकर खोला, जो डरावनी आवाज करते हुए खुला और अंदर एक मंद रोशनी वाला कमरा दिखा। अंदर की हवा बांसी थी और एक ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक घुस रही थी। कमरा बेहद साधारण था। कुछ पुरानी कुर्सियां, एक टेबल और एक पत्थर की चिमनी। खिड़कियों पर मोटी बर्फ जमी हुई थी और एकमात्र रोशनी एक तेल के दिए से आ रही थी जो छत से लटक रहा था। हम आग जलाते हैं, जुनैद ने अपना बैग नीचे रखते हुए कहा। यह रात भर हमें गर्म रखेगी। इरशाद ने चिमनी के पास पड़ी लकड़ियों के ढेर से कुछ लकड़ियां उठाई, जबकि जुनैद ने माचिस ढूंढनी शुरू की। जैसे ही आग जली, उसकी रोशनी दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बनाने लगी। दोनों ने ठंड और बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि इस तूफान में और कोई भी बाहर हो सकता है? इरशाद ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। जुनैद ने सिर हिलाया। संभव नहीं, ऐसे मौसम में सिर्फ हम जैसे बेवकूफ ही बाहर हो सकते हैं। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। कमरे में सिर्फ आग की चटकने की आवाज गूंज रही थी। बाहर तूफान और तेज हो रहा था। हवा चीखती हुई दीवारों से टकरा रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से जोर की आवाज आई। उसके बाद किसी के कदमों की आवाज। दोनों ने तुरंत खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तुमने सुना? इरशाद ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। जुनैद ने सिर हिलाया और चिमनी से एक लोहे की छड़ उठा ली। पास रहना, उसने निर्देश दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां उनके वजन से चरमरा रही थीं और आग की मंद रोशनी से मुश्किल से ही कुछ दिख रहा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। हर सांस में ठंडक दिख रही थी। वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे और खुद को एक लंबी अंधेरी गैलरी में पाया। दीवारों पर पुराना उखड़ा हुआ वॉलपेपर था और कमरों के दरवाजे बंद थे। उनके हैंडल जंग लगे हुए थे। जुनैद ने धीरे धीरे एक दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसे खोला। अंदर का कमरा खाली था। एक टूटी हुई खिड़की से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी, जो एक डरावनी ध्वनि पैदा कर रही थी। शायद यह सिर्फ हवा ही है, जुनैद बुदबुदाया, लेकिन उसके स्वर में यकीन नहीं था। उन्होंने बाकी कमरों की भी जांच की, लेकिन हर एक उतना ही खाली था जितना पहला। रेस्ट हाउस में किसी के होने के कोई संकेत नहीं थे, फिर भी वहां किसी के होने का एहसास दोनों को महसूस हो रहा था। चलो वापस नीचे चलते हैं, जुनैद ने सुझाव दिया, अंधेरी गैलरी में खुद को असहज महसूस करते हुए।
जैसे ही वे मुड़कर जाने लगे, फिर से कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार यह ऊपर से नहीं बल्कि सीढ़ियों की दिशा से आ रही थी। इरशाद ठिठक गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जुनैद भाई, क्या हो अगर यह सिर्फ हवा नहीं है? जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इरशाद को चुप रहने का इशारा किया और वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। कदमों की आवाज और तेज होती गई, करीब आती गई, जब तक कि वे लगभग सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गए। फिर अचानक कदमों की आवाज रुक गई। जुनैद और इरशाद ने एक दूसरे की तरफ घबराए हुए देखा और फिर सीढ़ियों से झांक कर नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जगह और कमरे के अंदर से आती हुई हल्की सी आग की रोशनी। शायद हम चीजें सोच रहे हैं, जुनैद ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। इरशाद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने जुनैद का अनुसरण किया। वे नीचे उतरने लगे। हर चरमराहट के साथ उसकी नसें तन रही थीं। जब वे नीचे पहुंचे तो आग लगभग बुझ चुकी थी और कमरा गहरे सायों में ढका हुआ था। थोड़ा आराम कर लेते हैं, जुनैद ने सुझाव दिया। तूफान जैसे ही थमेगा हम चल देंगे। उन्होंने आग के पास अपने बैगों को तकिए की तरह इस्तेमाल कर लिया और लेट गए, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। हर आवाज, हर हवा का झोंका ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में कुछ छिपा हुआ हो जो उन पर नजर रख रहा हो। रात धीरे धीरे बीत रही थी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। इरशाद बार बार बुरे सपनों से जागता रहा। सपनों में वह किसी छाया के पीछे भाग रहा था, बर्फ में। जब भी वह जागता, कमरा और ठंडा हो जाता। आग सिर्फ अंगारे बनकर रह गई थी। रात के किसी हिस्से में इरशाद को किसी की आवाज सुनकर झटका लगा। कोई या कुछ उसका नाम फुसफुसा रहा था। इरशाद। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और वह डर के मारे कमरे में इधर उधर देखने लगा। आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, जिससे कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह मुश्किल से जुनैद की आकृति को देख पा रहा था, जो उसके बगल में सो रहा था। इरशाद। आवाज बिल्कुल साफ थी, एक धीमी जिद्दी फुसफुसाहट जो रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट, और यह निसंदेह असली थी। इरशाद, मेरे पास आओ। कांपते हुए इरशाद धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ा जहां से आवाज आ रही थी। आवाज कमरे के उस कोने से आ रही थी जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। उसने अपनी आंखों को गढ़ा दिया, अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे बस एक धुंधली आकृति दिख रही थी, कुछ लंबा और पतला, जो आग की मरी मरी रोशनी से दूर खड़ा था। इरशाद का गला सूख गया। उसने स्वाभाविक रूप से जुनैद को जगाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह छायादार आकृति हिलने लगी, बिना कोई आवाज किए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आकृति अब और साफ दिखाई देने लगी। इरशाद अब देख सकता था कि वह एक आदमी की आकृति थी, लंबा और दुबला पतला, जिसकी आंखें खोखली थीं और अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। इरशाद, मेरे साथ चलो। वह आवाज सोहक थी, डर के बावजूद उसे अपनी ओर खींच रही थी। इरशाद को एक भारी इच्छा महसूस हुई कि वह इस अजीब आकृति का पालन करे, जहां भी वह उसे ले जाना चाहती हो। वह उठने ही वाला था, जैसे किसी ट्रांस में था। तभी जुनैद ने उसके बगल में करवट ली, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। क्या हुआ? जुनैद ने नींद में ही कहा, इरशाद की परेशानी को भांपते हुए। इरशाद ने पलकें झपकाईं और मानो वह जादू टूट गया। उसने फिर से उस कोने की ओर देखा, लेकिन वह आकृति गायब हो चुकी थी, मानो वहां कुछ था ही नहीं। कमरा फिर से शांत हो गया, बस बाहर की तेज हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कुछ देखा था, इरशाद हकलाकर बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। जुनैद ने आंखें मसलते हुए कहा, यह बस तुम्हारे दिमाग का खेल है इरशाद। यह जगह पुरानी और डरावनी है, लेकिन इसमें कोई भूत नहीं है। सो जाओ, कल हमें लंबा सफर तय करना है। इरशाद ने सिर हिलाया, लेकिन उसका डर अब भी कायम था। वह फिर लेट गया, लेकिन अब नींद आना नामुमकिन था। उसकी आंखें खुली रहीं, अंधेरे में घूरते हुए, और उसका दिल अब भी उस घटना से तेज धड़क रहा था। रात बहुत धीरे धीरे बीत रही थी। हर पुरानी इमारत की चरमराहट से उसकी घबराहट और बढ़ जाती थी। जब आखिरकार सुबह हुई तो तूफान थम चुका था
और बाहर की दुनिया मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी बर्फ से ढकी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे कमरे में ठंडी धुंधली सी रोशनी फैल गई थी। जुनैद पहले ही उठ चुका था। वह ट्रक की जांच कर रहा था और सफर के लिए तैयारियां कर रहा था। इरशाद, जो रात की घटनाओं से अब भी डरा हुआ था, अनमने मन से उसके साथ हो लिया। उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे वह किसी भी क्षण उस छायादार आकृति के दोबारा दिखने की उम्मीद कर रहा हो। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई भूत देख लिया है, जुनैद ने इरशाद का पीला चेहरा देखकर कहा। इरशाद ने कमजोर सी मुस्कान दी। शायद मैंने देखा भी हो। जुनैद ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसमें ज्यादा हंसी नहीं थी। यह पहाड़ ऐसी ही बातें तुम्हारे दिमाग में डाल देते हैं। कहते हैं कि जो लोग बर्फीले तूफानों में मारे गए, उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहती हैं साथी ढूंढने के लिए। लेकिन हम अभी जिंदा हैं। इरशाद, अपने दिमाग को हावी मत होने दो। इरशाद ने सिर हिलाया। जुनैद की बातों में राहत पाने की कोशिश की, लेकिन कोने में देखी हुई आकृति की याद बहुत ही स्पष्ट और असली थी, जिसे वह सिर्फ अपनी कल्पना का खेल मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने सामान पैक किए और उस आराम घर से निकलने की तैयारी की। ट्रक बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था और उसे साफ करने और फिर से स्टार्ट करने में काफी समय लगा। ठंड इतनी तीव्र थी कि हर सांस बर्फ बनती प्रतीत हो रही थी कि इरशाद अपनी सांस को अपने सामने धुंध में बदलते हुए देख सकता था। जब वे फिर से सड़क पर निकले तो इरशाद के ऊपर रात भर का डर कम होने लगा, हालांकि पूरी तरह से नहीं गया। बर्फ से ढके हुए नज़ारे भयानक रूप से सुंदर थे। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जैसे शांत पहरेदार की तरह ग्रे आसमान के खिलाफ खड़ी थीं। सफर के दौरान जुनैद ने हल्की फुल्की बातें की, अपनी पिछली यात्राओं की कहानियां सुनाई ताकि इरशाद के मन से डर हट सके। लेकिन इरशाद का ध्यान बार बार उस आराम घर की छायादार आकृति और उस अजीब फुसफुसाहट की ओर जा रहा था जिसने उसका नाम पुकारा था। वे ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्हें रास्ते में बर्फ का एक बड़ा ढेर मिला जो सड़क को पूरी तरह से ढक चुका था। जुनैद ने बुदबुदाते हुए ट्रक को रोक लिया। बर्फ का ढेर इतना बड़ा था कि उसे पार करना असंभव था और बिना किसी सहायता के उसे साफ करना भी मुश्किल था। हमें बर्फ हटाने वाली गाड़ियों का इंतजार करना होगा, जुनैद ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। उन्हें आने में कई घंटे लग सकते हैं। इरशाद का दिल यह सोचकर बैठ गया कि उन्हें इस दर्रे में और ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। इस जगह में और ज्यादा समय बिताने का विचार ही उसके मन में डर भर दे रहा था। जब वे ट्रक में बैठे इंतजार कर रहे थे तो अचानक घंटियों की आवाज सुनाई दी। इरशाद ने ध्यान से सुना और आश्चर्य से पूछा, घंटियां? इस मौसम में यहां कौन हो सकता है? जुनैद ने कुछ पल के लिए सुना, फिर सिर हिलाते हुए कहा, यह आवाज हवा से किसी दूर के गांव से आ रही होगी। इन पहाड़ों में कई मंदिर और मज़ारें हैं। कभी कभी आप घंटियों की आवाज मीलों दूर से भी सुन सकते हैं। इरशाद को यकीन नहीं हुआ। आवाज बहुत पास और स्पष्ट लग रही थी। उसे सिर्फ घंटियों की आवाज ही नहीं डरा रही थी, बल्कि उसकी ताल भी धीमी और स्थिर थी, मानो कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। आवाज तेज होती गई और जल्द ही वे बर्फ में कदमों की चरमराहट सुन सकते थे। दोनों आदमी सतर्क हो गए। उनकी निगाहें सड़क के आगे टिकी हुई थीं, लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। फिर बर्फ के भंवरों के बीच से एक आकृति उभरती दिखाई दी। वह एक आदमी था, पारंपरिक कश्मीरी वस्त्र पहने हुए। उसके चेहरे को एक भारी ऊनी शॉल ने ढक रखा था। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों के साथ बंधी घंटियां बज रही थीं। जुनैद और इरशाद ने एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखा। उस आदमी की उपस्थिति अप्रत्याशित और भयावह थी, खासकर इस सुनसान दर्रे में। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक के करीब आया, सिर झुकाए हुए, और कुछ कदम दूर रुक गया। जुनैद ने खिड़की को थोड़ा नीचे किया, परंतु एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। सलाम भाई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? आदमी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। हवा उसकी शॉल को इधर उधर उड़ाती रही। जब उसने अंततः बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज धीमी और खुरदरी थी, जैसे हवा की आवाज में डूब गई हो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए,
जुनैद ने भौहें सिकोड़ ली। हम बस यहां से गुजर रहे हैं, सड़क साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। आदमी ने अपना सिर थोड़ा उठाया, जिससे उसका सूखा और झुर्रियों से भरा चेहरा दिखाई दिया। उसकी गहरी आंखों में ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जीवन भर का दुख देखा हो। यह जीवित लोगों के लिए जगह नहीं है, यहाँ की आत्माएं बेचैन हैं। इरशाद के खून में सर्दी दौड़ गई। उस आदमी की बात सुनकर उसने पहाड़ों में भटकने वाली आत्माओं की कहानियां सुनी थी, लेकिन हमेशा उन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब जब रात की भयानक घटना अभी भी उसकी यादों में ताजा थी, तो वह इतना निश्चित नहीं था। हालांकि जुनैद इतना आसानी से प्रभावित नहीं हुआ। चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन जैसे ही सड़क साफ होगी हम निकल जाएंगे। आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इन पहाड़ों से सुरक्षित रास्ता नहीं है, वापस चले जाओ जब तक तुम कर सकते हो। यह कहकर वह मुड़ गया और बर्फीले तूफान में गायब हो गया। घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर पूरी तरह से शांत हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। इरशाद उस आदमी के पीछे देखता रहा। उसके दिल में एक भारी डर बैठ गया था। जुनैद भाई, शायद हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। जुनैद ने गहरी सांस ली। उसकी हिम्मत पहली बार डगमगा गई। मुझे नहीं पता इरशाद, हो सकता है वह सही कह रहा हो, लेकिन अगर हम अब वापस चले गए तो उन गांव वालों को जरूरी सामान नहीं मिल पाएगा। जैसे ही वे ट्रक में बैठे बैठे अपना अगला कदम तय करने लगे, बर्फ लगातार गिरती रही। ट्रक के चारों ओर ऊंची ढेरियां जमा हो गई। आगे का रास्ता पूरी तरह से छिप गया और दृश्यता हर मिनट के साथ कम होती जा रही थी। जुनैद के वापस लौटने का सुझाव देने से ठीक पहले ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। जुनैद ने गुस्से में बुदबुदाते हुए चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अब क्या करें? इरशाद ने घबराई हुई आवाज में पूछा। जुनैद ने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी नहीं चला। कमबख्त, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हमें यहां रुकना होगा और उम्मीद करनी होगी कि कोई हमारी मदद के लिए आए। इरशाद की चिंता गहराने लगी जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वे कश्मीर के सबसे सुनसान और खतरनाक इलाकों में फंस गए थे और उन्हें नहीं पता था कि कब या कोई मदद के लिए आएगा भी या नहीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, ठंड ट्रक के अंदर घुसने लगी और इरशाद को अपने हाथ पैर सुन्न होते महसूस होने लगे। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और बर्फ लगातार गिरती जा रही थी, जिससे ट्रक लगभग पूरी तरह से ढक गया था। जुनैद ने उनके हौसले बनाए रखने के लिए इधर उधर की बातें की, लेकिन इरशाद का मन बार बार उस अजीब आदमी और उसकी डरावनी चेतावनी की ओर लौट जाता। फिर जैसे ही रात का अंधेरा फिर से छाने लगा, इरशाद ने फिर से वह आवाज सुनी, बर्फ पर कदमों की हल्की सी आवाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी सांसों ने शीशे पर धुंधला पर्दा बना दिया। वहीं मध्यम रोशनी में उसने एक आकृति को ट्रक की ओर बढ़ते देखा, लेकिन इस बार वह घंटियों वाला आदमी नहीं था। यह आकृति अलग थी, लंबी, चौड़ी और गहरी बर्फ में अस्वाभाविक गति से बढ़ रही थी। जैसे ही वह करीब आई, इरशाद को और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। लंबे फटे पुराने कपड़े हवा में लहरा रहे थे, बाल उलझे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें मध्यम रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। इरशाद की सांस गले में अटक गई। उसे अंदर से पता चल गया कि यह कोई इंसान नहीं था। उसकी हरकतें इतनी तरल और अस्वाभाविक थीं कि वह बर्फीली तूफान का सामना कर रहा हो। जुनैद भाई, इरशाद ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई आ रहा है, लेकिन वह वही आदमी नहीं है। जुनैद ने जमी हुई खिड़की से बाहर झांका। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। इस तूफान में और कौन हो सकता है? आकृति और करीब आई। अब दोनों उसकी शक्ल देख सकते थे, या यूं कहें कि उसकी शक्ल का अभाव। चेहरा धुंधला था, जैसे वह पूरी तरह से भौतिक दुनिया में प्रकट नहीं हो सकता था। उसके चेहरे के हाव भाव धुंध में परछाइयों की तरह बदल रहे थे। हालांकि उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे बुझती हुई आग में अंगारे चमकते हों। वह प्राणी ट्रक से कुछ ही कदम की दूरी पर रुक गया। उसने सीधे इरशाद की ओर घूरा।
एक अजीब सा डर इरशाद पर हावी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह आंखें उसकी आत्मा में झांक रही हों, उसकी हर कमजोरी और डर को उजागर कर रही हों। बिना सोचे समझे इरशाद ने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज पकड़ लिया, उसे कसकर मुट्ठी में भींच लिया। वह कभी बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन उस पल में उसने चुपचाप प्रार्थना की। उसने उम्मीद की कि उसे उस अनजानी ताकत से कोई सुरक्षा मिल जाए। वह आकृति फिर से चलने लगी, इस बार ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। उसकी नजरें इरशाद से कभी नहीं हटी। ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें बीच में ही जमने लगीं। जुनैद ने घबराकर इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से उस जमे हुए इलाके की तरह ही निस्पंद था। जुनैद ने गहरी सांस ली, उसकी हिम्मत पहली बार डगमगाई। मुझे नहीं पता इरशाद, हो सकता है वह सही कह रहा हो, लेकिन अगर हम अब वापस चले गए तो उन गांव वालों को जरूरी सामान नहीं मिल पाएगा। जैसे ही वे ट्रक में बैठकर अपना अगला कदम तय करने लगे, बर्फ लगातार गिरती रही। ट्रक के चारों ओर ऊंची ढेरियां जमा हो गईं। आगे का रास्ता पूरी तरह से छिप गया और दृश्यता हर मिनट के साथ कम होती जा रही थी। जुनैद के वापस लौटने का सुझाव देने से ठीक पहले ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। जुनैद ने गुस्से में बुदबुदाते हुए चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अब क्या करें? इरशाद ने घबराई हुई आवाज में पूछा। जुनैद ने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बिल्कुल भी नहीं चला। कमबख्त, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हमें यहां रुकना होगा और उम्मीद करनी होगी कि कोई हमारी मदद के लिए आए। इरशाद की चिंता गहराने लगी जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वे कश्मीर के सबसे सुनसान और खतरनाक इलाकों में फंस गए थे और उन्हें नहीं पता था कि कब या कोई मदद के लिए आएगा भी या नहीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, ठंड ट्रक के अंदर घुसने लगी और इरशाद को अपने हाथ पैर सुन्न होते महसूस होने लगे। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और बर्फ लगातार गिरती जा रही थी, जिससे ट्रक लगभग पूरी तरह से ढक गया था। जुनैद ने उनके हौसले बनाए रखने के लिए इधर उधर की बातें की, लेकिन इरशाद का मन बार बार उस अजीब आदमी और उसकी डरावनी चेतावनी की ओर लौट जाता। फिर जैसे ही रात का अंधेरा फिर से छाने लगा, इरशाद ने फिर से वह आवाज सुनी, बर्फ पर कदमों की हल्की सी आवाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने खिड़की से बाहर झांका, उसकी सांसों ने शीशे पर धुंधला पर्दा बना दिया। वहीं मध्यम रोशनी में उसने एक आकृति को ट्रक की ओर बढ़ते देखा, लेकिन इस बार वह घंटियों वाला आदमी नहीं था। यह आकृति अलग थी, लंबी, चौड़ी और गहरी बर्फ में अस्वाभाविक गति से बढ़ रही थी। जैसे ही वह करीब आई, इरशाद को और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। लंबे फटे पुराने कपड़े हवा में लहरा रहे थे, बाल उलझे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें मध्यम रोशनी में हल्की सी चमक रही थीं। इरशाद की सांस गले में अटक गई। उसे अंदर से पता चल गया कि यह कोई इंसान नहीं था। उसकी हरकतें इतनी तरल और अस्वाभाविक थीं जैसे वह बर्फीली तूफान का सामना कर रहा हो। जुनैद भाई, इरशाद ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई आ रहा है, लेकिन वह वही आदमी नहीं है। जुनैद ने जमी हुई खिड़की से बाहर झांका। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। इस तूफान में और कौन हो सकता है? आकृति और करीब आई। अब दोनों उसकी शक्ल देख सकते थे, या यूं कहें कि उसकी शक्ल का अभाव था। चेहरा धुंधला था, जैसे वह पूरी तरह से भौतिक दुनिया में प्रकट नहीं हो सकता था। उसके चेहरे के हाव भाव धुंध में परछाइयों की तरह बदल रहे थे। हालांकि उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे बुझती हुई आग में अंगारे चमकते हों। वह प्राणी ट्रक से कुछ ही कदम की दूरी पर रुक गया। उसने सीधे इरशाद की ओर घूरा। एक अजीब सा डर इरशाद पर हावी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह आंखें उसकी आत्मा में झांक रही हों, उसकी हर कमजोरी और डर को उजागर कर रही हों। बिना सोचे समझे इरशाद ने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज पकड़ लिया, उसे कसकर मुट्ठी में भींच लिया। वह कभी बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन उस पल में उसने चुपचाप प्रार्थना की, उम्मीद की कि उसे उस अनजानी ताकत से कोई सुरक्षा मिल जाए। वह आकृति फिर से चलने लगी, इस बार ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए।
उसकी नजरें इरशाद से कभी नहीं हटी। ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें बीच में ही जमने लगीं। जुनैद ने घबराकर इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक पूरी तरह से उस जमे हुए इलाके की तरह ही निस्पंद था। यह क्या चाहता है? इरशाद ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे नहीं पता, जुनैद ने कांपती आवाज में जवाब दिया, लेकिन जो भी है यह इंसान नहीं है। वह प्राणी ट्रक के चारों ओर चक्कर पूरा करने के बाद सामने की विंडशील्ड के ठीक सामने रुक गया। उसकी चमकती हुई आंखें इरशाद पर टिकी रहीं। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, दुनिया जैसे थम सी गई थी। बस बाहर तेज हवाओं की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक उस प्राणी ने एक लंबा हड्डियों जैसा हाथ आगे बढ़ाया और उसे विंडशील्ड पर रख दिया। शीशा तुरंत बर्फ से जम गया। उस पर जटिल बर्फीले पैटर्न बनने लगे जो नसों की तरह फैल गए। इरशाद ने हैरानी से देखा जैसे ट्रक के अंदर का तापमान और भी नीचे गिर गया हो। उसकी सांसें तेज और दर्द भरी हो गईं। हमें यहां से निकलना होगा, जुनैद ने चिल्लाया। उसकी आवाज ने इरशाद के डर को तोड़ते हुए उसे चेताया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उस प्राणी ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी, गले से निकलती हुई और इतनी भयानक थी जैसे पृथ्वी के अंदर से आ रही हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसके शब्द इरशाद के दिमाग में गूंज रहे थे। यह जगह जीवित लोगों के लिए नहीं है। इरशाद का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपने चेहरे से खून खींचता महसूस किया। उस प्राणी की आवाज में बदले की भावना थी, जैसे वे एक ऐसी जगह में घुसपैठ कर चुके थे जो उनके लिए नहीं थी। तुम हमसे क्या चाहते हो? जुनैद ने चिल्लाकर पूछा, अपनी आवाज में डर को छुपाने की कोशिश करते हुए। उस प्राणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ विंडशील्ड पर और भी जोर से दबाया और शीशा दराने लगा, जैसे मकड़ी के जाल की तरह छोटे छोटे फटने लगे। इरशाद का डर चरम पर पहुंच गया जब उसने महसूस किया कि वह प्राणी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हमें अब भी निकलना होगा, इरशाद चिल्लाया, दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए। जुनैद को 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। उसने अपना कोट उठाया और दरवाजा खोल दिया। हवा ने तुरंत उसे झटके से पकड़ लिया। इरशाद भी उसके पीछे पीछे भागा और दोनों जमते हुए बर्फ में बाहर गिर पड़े। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वह जीव तुरंत उनका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन इरशाद को उसकी बुरी निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वह और जुनैद बर्फ के बीच लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तूफान तेज हो रहा था और हवा उनके कपड़ों के बीच चाकू की तरह काट रही थी, लेकिन उन दोनों को सिर्फ एक ही चिंता थी, उस ट्रक से, उस चीज से जितनी जल्दी हो सके दूर भागना। हम कहां जाएं? इरशाद ने तेज हवाओं के बीच चिल्लाकर पूछा। यहां से ज्यादा दूर नहीं, एक गांव है, जुनैद ने जवाब दिया। हमें किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। बर्फ में रास्ता बहुत खतरनाक था। कई जगहों पर बर्फ कमर तक गहरी थी, लेकिन उनकी जिंदगी का सवाल था, इसीलिए दोनों बिना रुके चलते रहे। इरशाद ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। वह जीव उनका पीछा कर रहा था, बिना किसी कठिनाई के बर्फ के बीच से चलता हुआ। उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। और तेज दौड़ो, जुनैद ने घबराहट में कहा, लेकिन ठंड उनकी ताकत को चूस रही थी और दोनों की चाल धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगी। उनके पैर भारी हो रहे थे और वह जीव उनके और करीब आता जा रहा था। उसकी चमकती रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, लंबी काली परछाइयां उनके आसपास फैलती जा रही थी। तभी जब इरशाद ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी तूफान के बीच किसी आशा की किरण की तरह झिलमिला रही थी। वो देखो, उसने चिल्लाते हुए आगे इशारा किया। गांव! दोनों अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस रोशनी की ओर भागे। उनके शरीर अब गिरने के कगार पर थे। वह जीव अब उनके और भी पास आ चुका था। उसकी बर्फीली सांसें हवा में फैल रही थीं। इरशाद को उसके दिमाग में उसकी खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी, जो मौत और निराशा की बातें कर रही थी। लेकिन वे अब करीब पहुंच चुके थे।
वो रोशनी और तेज हो गई थी और अब एक छोटे से मंदिर का आकार दिख रहा था। पुराने पत्थरों से बना एक मंदिर जो पर्वत की सीमा पर स्थित था और जिसका निर्माण सुरक्षा के लिए किया गया था। आखिरी कोशिश करते हुए दोनों उस मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे और उसे ठंडे हाथों से पीटने लगे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा खोलने नहीं आएगा और इरशाद का दिल डर से भर गया। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरचराते हुए खुला और वहां एक लंबा बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह मोटे ऊनी वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की चमक थी। कृपया हमें अंदर आने दें, जुनैद ने विनती की। कोई हमारा पीछा कर रहा है। बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उनके पीछे आते जीव को देखा। उसने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों बर्फीले पत्थर के फर्श पर गिर पड़े, हाफ हुए। उनके शरीर डर और थकावट से कांप रहे थे। बुजुर्ग ने तुरंत दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और फिर बुदबुदाया। उसकी आवाज धीमी और लयबद्ध थी। उसने कमरे में चारों कोनों में छोटे छोटे तेल के दीपक जलाने शुरू किए। वह क्या था? इरशाद ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना अनुष्ठान पूरा किया और फिर गंभीरता से उनकी ओर देखा। तुम्हारा सामना एक जिन्न से हुआ है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज दुख से भारी थी। यह पर्वतों की आत्मा है जिसे प्राचीन शक्तियों द्वारा यहां बांधा गया है। यह उन लोगों को निशाना बनाता है जो इसके पास भटक जाते हैं और उनके डर और निराशा से अपनी ताकत बढ़ाता है। जिन्ना, इरशाद ने सोचा। ये सब कहानियां हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये कहानियां सच हैं मेरे दोस्तों। यह पर्वत ऐसी आत्माओं से भरे हुए हैं और वे अपने क्षेत्र में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करती। इरशाद ने इस ख्याल से सिहर उठे। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। तरीके हैं, लेकिन वे खतरनाक होते हैं और हमेशा सफल नहीं होते। जिन्न एक शक्तिशाली इकाई है जो आग से बना है और ऐसी ताकतों से बंधा है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जुनैद और इरशाद ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी स्थिति की वास्तविकता अब समझ में आने लगी थी। उन्होंने एक शक्तिशाली आत्मा को क्रोधित कर दिया था और अब वे उसके क्षेत्र में फंसे हुए थे, बिना किसी रास्ते। अब हमें क्या करना चाहिए? इरशाद ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने दया से उनकी ओर देखा। तुम्हें यहां इस मंदिर में रहना होगा। यह एक सुरक्षा का स्थान है जिसे बहुत पहले इन पर्वतों की आत्माओं से बचने के लिए बनाया गया था। जिन्न अंदर नहीं आ सकता, लेकिन वह आसानी से हार नहीं मानेगा। वह बाहर इंतजार करेगा, यह उम्मीद करते हुए कि तुम बाहर निकलोगे। मंदिर में फंस जाने का ख्याल जिन्न के बाहर रहने के साथ इरशाद को डर से भर रहा था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे ऐसी ताकतों के सामने थे जिनका मुकाबला करने की उनमें क्षमता नहीं थी। बाहर तूफान जोर से गरज रहा था और तीनों आदमी मंदिर की मंद रोशनी में एक साथ बैठे थे। उनके दिल डर से भरे हुए थे। उन्हें पता था कि आने वाली रात लंबी और खौफनाक होने वाली थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्हें हर हाल में जीवित रहना होगा। घंटों धीरे धीरे और तकलीफ देह तरीके से गुजर रहे थे। बाहर तूफान एक अजीब तरीके से गरज रहा था। हवा मंदिर की दीवारों को ऐसे पीट रही थी जैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। छोटे दीपक ठंडी हवा के झोंकों में कांप रहे थे, जिससे दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थी। इरशाद और जुनैद बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठे थे, जिसने दरवाजे पर अपनी चौकस नजरें रखी थी। उन्हें मंदिर में प्रवेश करते समय जो सुरक्षा का एहसास हुआ था, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उनकी जगह डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं जिन्न उनकी सुरक्षा को तोड़ ना दे। बुजुर्ग, जिसका नाम बाबा आसिफ था, ने उनकी बेचैनी को महसूस किया। उसने पर्वतों की कहानियां सुनानी शुरू की, प्राचीन दास्तानें जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। हर शब्द सदियों की बुद्धिमानी को अपने साथ लिए हुए था। यह पहाड़, बाबा आसिफ ने शुरुआत की, हमारी समझ से कहीं ज्यादा पुराने हैं। उन्होंने साम्राज्य को उठते और गिरते देखे हैं
और वे ऐसे जीवों का घर रहे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जिन्न भी ऐसा ही एक जीव है, आग और धुएं से जन्मा, इस भूमि से जुड़ा हुआ, जिसे हम इंसान शायद ही समझ पाएं। इरशाद और जुनैद ध्यान से सुन रहे थे। उनकी डर कुछ समय के लिए बाबा आसिफ की शांतम उपस्थिति से शांत हो गया था। बाबा आसिफ की कहानियां हालांकि डरावनी थीं, फिर भी वे इस भूमि के प्रति एक विशेष सम्मान की भावना भी जताती थीं। ऐसा लगता था कि वे उन आत्माओं का सम्मान करते थे, यह जानते हुए कि वे प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं, भले ही वे घातक हों। एक किंवदंती है, बाबा आसिफ ने जारी रखा, एक चरवाहे की जो इन पहाड़ों में रहता था। वह एक दयालु और धार्मिक व्यक्ति था जो अपनी भेड़ों और गांव वालों के द्वारा बहुत प्यारा था। एक दिन जब वह पहाड़ों के उच्चतम शिखरों के पास अपनी भेड़ों को चरा रहा था, उसने एक जिन्न का सामना किया। जिन्न नाराज था, उसे लगा कि कोई उसकी पवित्र भूमि में घुस आया है। लेकिन जिन्न ने उसे श्राप देने के बजाय एक विकल्प दिया, या तो पहाड़ों को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए और जिए, या रहकर अनंत पीड़ा झेले। इरशाद ने सिहर हुए चरवाहे के डर की कल्पना की। उसने क्या चुना? बाबा आसिफ की आंखें गहरी हो गईं। चरवाहे ने पहाड़ों के प्रति अपने प्रेम और अपनी भेड़ों के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे होकर रहने का फैसला किया। जिन्न ने उसे श्राप दिया, जैसा उसने चेतावनी दी थी। उस दिन से चरवाहा एक भूतिया आकृति के रूप में पहाड़ों में घूमता रहा, न तो जीवित और न ही मृत यात्रियों को जिन्न की भूमि से दूर ले जाता, लेकिन खुद कभी नहीं निकल पाता। जुनैद का चेहरा सफेद हो गया, कहानी की भयावहता उसमें समा गई। क्या जिन्न को रोकने का कोई तरीका नहीं है? क्या इसके श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं? बाबा आसिफ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जिन्न की शक्ति बहुत बड़ी है, वह प्राचीन संधियों से इस भूमि से बंधा है, और जो इसका सामना करते हैं वे शायद ही जीवित बच पाते हैं। केवल एक उम्मीद है, उनके क्षेत्र की सीमाओं का सम्मान करें और कभी भी उन्हें सीधे चुनौती देने की कोशिश न करें। इरशाद का दिल डूब गया। यह एहसास कि वे शायद इस दोह स्वप्न से कभी नहीं बच पाएंगे लगभग असहनीय था, लेकिन बाबा आसिफ की उपस्थिति, उनके खतरों को शांत रूप से स्वीकार करना इरशाद को एक छोटी सी सांत्वना दे रही थी। बूढ़े आदमी की बुद्धिमानी, जो पहाड़ों की कठोर वास्तविकताओं में विकसित हुई थी, शायद उनके जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद थी। बाहर की हवा अचानक और जोर से गूंज उठी, जैसे कि बाबा आसिफ के शब्दों से क्रोधित हो गई हो। तीर्थ में तापमान और गिर गया और दीपकों की कांपती लौ ने दीवारों पर अनियमित छाया डाली। आग के पास रहो, बाबा आसिफ ने सलाह दी। उनका स्वर बहुत धीमा था। रोशनी और गर्मी जन्नत रखेंगी। इरशाद और जुनैद ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था, और बाबा आसिफ ने तीर्थ के केंद्र में जो छोटी सी आग जलाई थी, उसके पास और पास हो गए। आग ने ठंडी हवा में गर्मी का एक छोटा सा द्वीप बना दिया, लेकिन देखा जा रहा होने का दबाव महसूस अब भी बना हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन कितना वे नहीं जान पाए। बाहर का तूफान बिना रुके चलता रहा। दीवारों के ठीक बाहर छिपी हुई एक दुश्मन ताकत की निरंतर याद दिलाता रहा। कभी कभी इरशाद को लगता कि वह हवा के साथ बहते हल्के फुसफुसाने की आवाज सुन सकता है, एक भयानक आवाज जो तीर्थ की दीवारों के माध्यम से गूंज रही थी। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि कुछ भारी चीज उससे टकराई हो। तीनों आदमी जम गए। उनकी नजरें उस लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थीं जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर रही थी। बाबा आसिफ धीरे धीरे उठे। उनकी चाल सावधानी और सतर्कता से भरी हुई थी। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर अपना हाथ उस पर रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ सुनने लगे। एक और धमाका, इस बार और भी जोर से तीर्थ में गूंज उठा, जिससे दरवाजा अपनी कड़ियों पर हिलने लगा। इरशाद का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसकी स्थिति की वास्तविकता समझ में आ गई हो। जिन्न बाहर था और वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कोई आवाज मत करना, बाबा आसिफ ने धीरे से फुसफुसाया। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह तीर्थ की ताकत को परख रहा है। अगर इसे डर का आभास हुआ तो यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इरशाद ने अपने गले में लटकते ताबीज को कसकर पकड़ा।
मन ही मन सुरक्षा की प्रार्थना की। उसने देखा कि जुनैद भी वैसा ही कर रहा था। उसके होंठ फुसफुसाते हुए हिल रहे थे। तीर्थ का माहौल तनाव से भरा हुआ था। हर सेकंड एक अनंत काल की तरह महसूस हो रहा था। जिन्न ने दरवाजे पर लगातार धमाके किए, हर बार पिछली बार से ज्यादा जोर से। पुरानी लकड़ी उसकी ताकत के नीचे चरमरा और चीख रही थी, लेकिन यह मजबूत बनी रही। बाबा आसिफ की प्रार्थना और उस पर उकेड़े गए सुरक्षात्मक चेहरों की वजह से आखिरकार जो घंटों जैसा महसूस हुआ, उसके बाद धमाके थम गए। उसके बाद की खामोशी लगभग बहरा वाली थी, जिसे सिर्फ बाहर की तेज हवा ने तोड़ा। इरशाद ने साहस करके सांस ली। उसका दिल अब भी उसकी छाती में धड़क रहा था। बाबा आसिफ उनकी ओर मुड़े। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं। यह अभी के लिए पीछे हट गया है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। रात अभी खत्म नहीं हुई है। इरशाद और जुनैद ने सहमति में सिर हिलाया। बोलने के लिए बहुत थके हुए थे। वे आग के पास ही बैठे रहे। तूफान के दौरान गर्म रहने की कोशिश करते रहे। जो डर उन्हें इतनी मजबूती से जकड़े हुए था, वह धीरे धीरे गहरी हड्डियों तक थकान में बदल गया। उन्हें पता था कि वे सो नहीं सकते, जिन्न के इतने करीब होने पर नहीं, लेकिन उनके शरीर आराम की मांग कर रहे थे। रात जैसे जैसे बीती गई, बाबा आसिफ की धीमी लयबद्ध मंत्रोच्चारण जारी रहा, जिसकी आवाज उनके मन में अब भी बसी हुई दहशत को शांत करने वाली औषधि की तरह थी। इरशाद खुद को एक अर्ध सचेत अवस्था में पाता। उसका मन जागने और नींद की कगार के बीच भटकता रहा। अपने आधे स्वप्निल अवस्था में उसने पहाड़ों के दृश्य देखे, विशाल और प्राचीन, जो उसके सामने अनंत काल की तरह फैले हुए थे। उसने चरवाहे को देखा। उसकी भूतियां आकृति बर्फ में भटक रही थी। उसके चेहरे पर दहक की रेखाएं थीं और उसने जन्नत रोशनी से चमक रही थी, हमेशा देखती, हमेशा प्रतीक्षा करती हुई। दृश्य इतने जीवंत थे कि इरशाद को अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस हो रही थी। बर्फ के नीचे की चरमराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही दहशत फिर से उस पर हावी होने लगी, दृश्य फीके पड़ गए और उसकी जगह आग की आरामदायक गर्मी और बाबा आसिफ के मंत्रोच्चार की स्थिर ध्वनि ने ले ली। और फिर जैसे ही सुबह की पहली हल्की रोशनी तूफानी बादलों के बीच से छरने लगी, बाहर की हवा आखिरकार धीमी होने लगी। तूफान की गूंज कमजोर हो गई और देखा जा रहा होने का भारी एहसास धीरे धीरे कम होने लगा। बाबा आसिफ की माला झपझप, उनकी आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। जब उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और इरशाद और जुनैद की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत संतोष का भाव था। सबसे बुरा समय अब गुजर गया है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। जिन्ना सिर्फ अभी के लिए। इरशाद ने राहत की सांस ली, जैसे उसकी पूरी थकान निकल गई हो। जुनैद ने भी ऐसा ही महसूस किया। उसकी थकी हुई कंधे झुक गईं। उन्होंने रात काट ली थी, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें गहरे तक हिला दिया था। धन्यवाद, इरशाद ने कांपती आवाज में कहा। आपके बिना हम यह नहीं कर पाते। बाबा आसिफ ने थकी हुई मुस्कान दी। दरगाह ने हमें बचाया, जैसा कि उसका काम था, लेकिन अब तुम्हें इन पहाड़ों से जल्द निकलना होगा। रात होते ही जिन्न फिर से लौट आएगा और इस बार उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। इरशाद और जुनैद ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें पता था कि वे यहां और नहीं रुक सकते, नहीं जब तक जिन्न अभी भी छाया में छिपा हुआ था। जैसे ही तूफान शांत होने लगा, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दिखाई देने लगी। दोनों ने अपने सामान इकट्ठा किया और पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी की। बाबा आसिफ ने उन्हें थोड़ी सी राशन की पोटली दी और कुछ आखिरी सलाह दी। रास्ते पर बने रहना, उन्होंने सलाह दी। जो भी दिखे या सुनाई दे, रास्ता मत छोड़ना। जिन्न तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इसका विरोध करना होगा। गांव ज्यादा दूर नहीं है और जैसे ही तुम लोगों के बीच पहुंचो, जिन्न की पकड़ तुम पर से खत्म हो जाएगी। इरशाद और जुनैद ने बाबा आसिफ का एक आखिरी बार धन्यवाद किया और फिर बर्फ में कदम रखा। सुबह की रोशनी हल्की थी, लेकिन इससे उनके दिल में थोड़ी राहत मिली। तूफान गुजर चुका था और पीछे एक सफेद शांत दृश्य छोड़ गया था, जो सुबह की रोशनी में लगभग सुकून भरा लग रहा था। उन्होंने बाबा आसिफ की सलाह मानी
और पहाड़ से नीचे जाने वाले संकरे रास्ते पर चलते रहे। बर्फ इतनी गहरी थी कि हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वे चलते रहे इस जरूरत से प्रेरित कि उन्हें इस पहाड़ और उसकी डरावनी कहानियों से बचना है। जैसे ही वे नीचे उतरते गए, इरशाद ने एक बार फिर पहाड़ी की ओर देखा, जैसे उसे उम्मीद हो कि जिन्न उन्हें ऊपर से देख रहा होगा। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ और चट्टान का अंतहीन विस्तार जो शांत और स्थिर था। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो सूरज पूरी तरह से उग चुका था, जिससे बर्फ पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। गांव खुद छोटा था, पत्थर के कुछ घरों का एक समूह जो गर्मी के लिए एक साथ जुड़े हुए थे। चिमनियों से धुआं उठ रहा था। दूसरे लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त देखकर इरशाद के दिल में गहरी राहत महसूस हुई। रात के भयानक दृश्य अब दिन की रोशनी में लगभग एक बुरे सपने जैसे लगने लगे, जो धीरे धीरे स्मृति से धुंधला हो रहा था। लेकिन जिन्न की चमकती आंखें, उसकी खुरदरी आवाज और वह रिलेंस तूफान की याद हमेशा उसके साथ रहेगी। जैसे ही इरशाद और जुनैद गांव में दाखिल हुए, वहां के लोगों की जिज्ञासु निगाहें उन पर टिकी रहीं। उनके कपड़े भीगे हुए थे और वे थके हारे लग रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो रात भर की नींद की कमी को बयां कर रहे थे। लेकिन गांव का गर्मजोशी भरा माहौल और चहल पहल उन्हें उस सुरक्षा का एहसास दिला रहा था जो पहाड़ों में उनकी परेशानी के दौरान गायब थी। वे गांव के चौराहे की तरफ बढ़े, जहां एक बुजुर्ग आदमी जो साफ तौर पर वहां का मुखिया था, उनके पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखों में पहाड़ों के कठोर जीवन का अनुभव और ज्ञान साफ झलक रहा था। तुम कहां से आ रहे हो? उसने खुरदरी लेकिन नरम आवाज में पूछा। हम पहाड़ों में फंस गए थे, इरशाद ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। तूफान और जिन्न, हम मुश्किल से बच पाए। जिन्न का नाम सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने इशारे से उन्हें चौराहे के किनारे बने एक बड़े पत्थर के घर में चलने को कहा। अंदर पहुंचते ही उन्हें जलती हुई आग की गर्माहट और ताजे पके हुए रोटी की खुशबू ने घेर लिया। बैठो, बुजुर्ग ने कहा और कुछ कंबल लाकर इरशाद और जुनैद के कंधों पर डाल दिए। अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन मुझे बताओ, वहां क्या हुआ? जिन्न को सालों से गांव के पास किसी ने नहीं देखा है। इरशाद ने अपनी कठिन यात्रा का वर्णन किया। श्रीनगर से उनकी यात्रा की शुरुआत, ट्रक का खराब होना और बाबा आसिफ से उनकी मुलाकात। जैसे जैसे वह बोलता गया, बुजुर्ग ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी अपने मन में कुछ बातें पक्की करता हुआ सिर हिलाता रहा। जिस जिन्न से तुम मिले, बुजुर्ग ने इरशाद की कहानी खत्म करने के बाद कहा, वह इन पहाड़ों का सबसे पुराना आत्मा है। उसने सदियों में कई जानें ली हैं। बाबा आसिफ उन कुछ लोगों में से एक हैं जो उसकी उपस्थिति में जिंदा रहना जानते हैं। तुम भाग्यशाली थे जो उन्हें मिले। जुनैद, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार बोलना शुरू किया। अब हमारे साथ क्या होगा? क्या जिन्न हमारा पीछा करेगा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जिन्न की ताकत पहाड़ों तक सीमित है। जब तक तुम गांव में हो, तुम सुरक्षित हो, लेकिन जब तुम यहां से जाओगे तो सावधान रहना। जिन्न अपनी सीमा से दूर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम फिर से उसकी सीमा के पास गए तो वह फिर से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर सकता है। बुजुर्ग की बातों ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन खतरा अभी भी था। इरशाद जानता था कि उन्हें एक फैसला लेना होगा। या तो वे गांव में रहकर अपने ट्रक को ठीक करवाएं, या जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं और पहाड़ से जितना दूर हो सके जाएं। हमें अपना ट्रक ठीक करवाना होगा, इरशाद ने कहा। हमें यहां से निकलकर घर वापस जाना है। बुजुर्ग ने समझते हुए सिर हिलाया। गांव में एक मिस्त्री है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं उसे बुला दूंगा। तब तक आराम करो, तुमने बहुत कुछ झेला है और तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है। इरशाद और जुनैद को घर के पीछे के एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां वे आखिरकार नरम बिस्तरों पर गिर पड़े। कमलों की गर्माहट और अंदर होने की सुरक्षा ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। उनकी थकान उनके किसी भी डर पर भारी पड़ गई। कई घंटे बाद
इरशाद आवाजों के शोर से जागा। एक पल के लिए वह भ्रमित हो गया। पिछली रात की घटनाएं उसकी यादों में बाढ़ की तरह वापस आने लगीं, लेकिन खिड़की से आती सूरज की रोशनी ने उसे यकीन दिलाया कि वे सच में बच गए थे। वह उठा और देखा कि जुनैद अभी भी सो रहा था, हल्की खर्राटे लेते हुए। उसे जगाना न चाहते हुए इरशाद चुपचाप कमरे से बाहर निकला और घर के सामने पहुंचा, जहां बुजुर्ग एक जवान आदमी से बात कर रहा था जो काम के कपड़ों में था। यह जावेद है, बुजुर्ग ने इरशाद का परिचय कराते हुए कहा। यह गांव का मिस्त्री है, यह तुम्हारे ट्रक की मरम्मत करेगा। जावेद ने अभिवादन में सिर हिलाया। मैंने अपने औजार इकट्ठा कर लिए हैं, हम अभी पहाड़ी दर्रे की ओर चल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या करना है। इरशाद के दिल में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। धन्यवाद, हम जुनैद को जगाते हैं और अभी चल पड़ते हैं। उन्होंने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और बुजुर्ग की पत्नी द्वारा दिए गए एक छोटे से भोजन के बाद जावेद के साथ उस पहाड़ी दर्रे की ओर निकल पड़े जहां ट्रक को छोड़ा गया था। वापसी का सफर डरावना था, लेकिन दिन की रोशनी ने कुछ हद तक राहत दी। वे परछाइयां जो रात में इतनी भयानक लग रही थीं, अब साधारण दिखाई दे रही थीं। हालांकि जिन्न की उपस्थिति की यादें अभी भी उन्हें सताती रहीं। जब वे ट्रक तक पहुंचे तो जावेद ने तुरंत काम शुरू कर दिया, नुकसान का निरीक्षण करते हुए और क्या क्या मरम्मत करनी है इसका आकलन करते हुए। इरशाद और जुनैद पहरेदारी करते रहे। उनकी आंखें आसपास के इलाके को किसी भी संकेत के लिए खंगाल रही थीं। हालांकि उन्हें पता था कि दिन में जिन्न का दिखना कम ही संभव था। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, कुछ समय बाद जावेद ने कहा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इसे फिर से चला सकता हूं। इरशाद ने राहत की सांस ली। जो करना है करो, हमें बस यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना है। जब तक जावेद काम करता रहा, इरशाद और जुनैद बारी बारी से पहरा देते रहे। उनके नसें अब भी तनाव में थीं, समय मानो थम गया हो। हर मिनट बेहद धीमे बीत रहा था। जो पहाड़ कभी उनके लिए भव्य लगते थे, अब बोझिल महसूस हो रहे थे, जैसे वे देख रहे हों, रात के आने का इंतजार कर रहे हों। सूरज के धीरे धीरे ढलते हुए अरिफ ने आखिरकार ट्रक की मरम्मत पूरी कर ली। ट्रक का इंजन दहाड़ते हुए चालू हुआ और इरशाद के कानों में वह आवाज संगीत जैसी लगी। अरिफ ने पसीना पोंछते हुए कहा, तुम्हें अब निकल जाना चाहिए। जब तक रोशनी है, पहाड़ से नीचे की सड़क रात में खतरनाक हो जाती है और तुम नहीं चाहोगे कि सूरज डूबने के बाद यहां फंसो। इरशाद और जुनैद को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जल्दी से अरिफ को धन्यवाद दिया और ट्रक में बैठ गए। पहाड़ों से जितनी दूर हो सके उतना जल्दी निकलने के लिए उत्सुक थे। अरिफ ने उन्हें विदा किया और वे सड़क पर उतर गए। गांव धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गया। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उनका तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन जिन्न के साथ हुई मुठभेड़ की यादें अभी भी उनके मन में ताजा थीं। सड़क संकरी और खतरनाक थी, लेकिन इरशाद सावधानी से गाड़ी चला रहा था। कोई गलती न करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जब वे पहाड़ों के नीचे पहुंचे, तब तक सूरज लगभग डूब चुका था। दिन की आखिरी किरणें सड़क को रोशन कर रही थीं और उनके मन में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। वे लगभग आजाद हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सड़क पर एक मोड़ लिया, इरशाद की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सड़क के बीचों बीच उनकी राह रोकते हुए एक काले कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी और एक जानी पहचानी कांपती हुई आवाज हवा में गूंजी, तुम भाग नहीं सकते। इरशाद ने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक चिल्लाते हुए उस आकृति से कुछ ही इंच दूर जाकर रुका। जुनैद ने भयभीत होकर हांफते हुए आंखें फाड़ लीं। जिन्न ने उन्हें ढूंढ लिया था। एक पल के लिए समय थम सा गया। इरशाद का दिमाग तेजी से भागने के रास्ते तलाशने लगा। गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि जिन्न की शक्ति पहाड़ों से बंधी हुई है, लेकिन यहां वह अपनी सीमा से दूर भी उनका पीछा कर रहा था। फिर अचानक जिन्न ने अपना हाथ उठाया और उनके आसपास की हवा में एक घुटन भरी दबाव बढ़ने लगी। ट्रक का इंजन बंद हो गया और उसकी रोशनी मंद पड़ गई। इरशाद और जुनैद अंधेरे में डूब गए। केवल जिन्न की चमकती आंखों की रोशनी रह गई।
इरशाद ने अपने गले में बाबा आसिफ द्वारा दिया गया ताबीज थाम लिया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, सुरक्षा और चमत्कार की प्रार्थना करते हुए। उसके बगल में जुनैद भी वही कर रहा था। उनकी आवाजें बाबा आसिफ द्वारा सिखाई गई दुआएं फुसफुसाती हुई महसूस हुई, जैसे ठंड उनकी हड्डियों में घुस रही हो। जिन्न की बुरी शक्ति का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा बर्फ में बदल गई हो। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे जिन्न करीब आया, इरशाद ने महसूस किया कि ताबीज से एक गर्माहट उसके हाथों में फैल रही थी। जो रोशनी बुझ चुकी थी वह वापस चमकने लगी। ट्रक की हेडलाइट्स धीरे धीरे फिर से जगमगा उठी। जिन्न ने गुस्से में सिसकारी भरी। उसकी आकृति रोशनी के बढ़ने के साथ ही धुंधली होने लगी। इरशाद ने ताबीज को और कसकर पकड़ा। उसकी दुआएं जोरदार और अधिक विश्वासपूर्ण होती गईं। गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई और ठंड और अंधकार को पीछे धकेल दिया। एक आखिरी कानफोड़ू चीख के साथ जिन्न धुएं के बादल में बदल गया और हवा में बना दबाव अचानक गायब हो गया। ट्रक का इंजन फिर से दहाड़ने लगा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। इरशाद ने बिना देर किए ट्रक को तेजी से चलाया और वे सड़क पर तेजी से आगे बढ़ने लगे। आकृति गायब हो चुकी थी। रास्ता साफ था, लेकिन डर अभी भी मन में बना हुआ था। वे लंबे समय तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पहाड़ पीछे छूट गए। उनके नुकीले शिखर रात के आकाश में खो गए। सड़क अब चिकनी और चौड़ी हो गई थी। जैसे ही वे खतरनाक इलाके से बाहर निकले, कई मील की दूरी तय करने के बाद और एक शहर की रोशनी क्षितिज पर दिखने के बाद, इरशाद ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज रुकी थी, गला सूखा हुआ। हम बच गए। जुनैद ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। फिर कभी वापस ना आए। इरशाद पूरी तरह से सहमत था। उन्होंने रात को झेला, जिन्न की पकड़ से बच निकले, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। पहाड़ पीछे छूट गए, लेकिन उनके साए इरशाद और जुनैद के मन में अभी भी मौजूद थे। जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे, एक राहत की भावना उन पर छा गई, लेकिन वह एक गहरी बेचैनी से भी मिली हुई थी। खतरा शायद पीछे छूट चुका था, लेकिन उनकी कठिनाई की याद हमेशा उनके साथ रहेगी। ट्रक आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में एक रोशनी वाले इलाके में पहुंचा, जहां एक सड़क के किनारे वाला ढाबा था। उन्हें भोजन और आराम की जरूरत थी, और इस हलचल वाले शहर का दृश्य पहाड़ों की अकेलीपन से एक सुखद बदलाव था। वे ढाबे में दाखिल हुए और वहां का गर्म और स्वागतपूर्ण माहौल उस ठंडी दहशत के विपरीत था जिससे वे अभी अभी भागे थे। उन्होंने एक भरपेट भोजन का ऑर्डर दिया, उस घबराहट को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए जो उन्हें लंबे समय से जकड़े हुए थी। भोजन सुकून देने वाला था, लेकिन कभी कभी वे खिड़की से बाहर झांकते, आधे अधूरे विश्वास के साथ जिन्न की अजीब सी रोशनी को छाया में देखने की कोशिश करते हुए। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, इरशाद उस सब के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जो हुआ था। तूफान, ट्रक का खराब होना, बाबा आसिफ से मिलना और जिन्न के साथ भयानक मुठभेड़, यह सब ऐसा लग रहा था जैसे एक बुरा सपना हो जो खत्म नहीं हो रहा था। जुनैद, जो असामान्य रूप से चुप था, आखिरकार बोल पड़ा, इरशाद, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें फिर से ढूंढेगा या हमारे पीछे फिर से आएगा? इरशाद ने अपने दोस्त की आंखों में देखा, जो डर और थकावट का मिश्रण थी। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन हमने सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। बाबा आसिफ का ताबीज हमारी मदद की और जिन्न को रोशनी ने दूर कर दिया। हमने यहां तक का सफर तय कर लिया है और यह कुछ मायने तो रखता है। बातचीत धीरे धीरे दूसरी ओर मुड़ गई और उन्होंने जल्द ही अपना भोजन खत्म किया। बिल चुकाने के बाद उन्होंने पास के एक छोटे और आरामदायक होटल में रात गुजारने का फैसला किया। होटल का प्रबंधक एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उन्होंने उन्हें उनके कमरे दिखाए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे ही वे अपने कमरे में बसे, इरशाद ने बाबा आसिफ द्वारा दिया गया ताबीज निकाला। उसने इसे ध्यान से देखा, इसकी जटिल डिजाइनों और अभी भी मंद प्रकाश की जांच की। यह उनकी जान बचाई थी और उसने कसम खाई कि इसे कभी भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। जुनैद पहले ही अपने बिस्तर पर लेट चुका था।
आराम करने की कोशिश कर रहा था। इरशाद खिड़की के पास बैठा नीचे शहर को देखता रहा। रोशनी सांत्वना देने वाली थी, लेकिन जिन्न की यादें उसे सताती रहीं। वह उस भावना को झटक नहीं पाया कि कुछ अभी भी आसपास मंडरा रहा है, सही मौके की तलाश में। आखिरकार इरशाद को नींद आ गई, लेकिन वह भी बेचैन करने वाली और बुरे सपनों से भरी हुई थी। उसने जिन्न का सपना देखा, जिसकी आंखें बुरी नीयत से चमक रही थीं और उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रात में कई बार इरशाद पसीने से तरबतर जागा, लेकिन हर बार उसने पाया कि कमरा वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, शांत और स्थिर। सुबह हुई और उसके साथ नई उम्मीद भी आई। वे बच गए थे और अब पहाड़ों से दूर थे। सूरज चमक रहा था और शहर में काफी हलचल थी। जिन्न अब एक डरावनी याद बन चुका था, लेकिन उनके भागने की हकीकत अटल थी। इरशाद और जुनैद ने अपना सामान बांधा और श्रीनगर लौटने की तैयारी की। गांव के मैकेनिक ने ट्रक की मरम्मत कर दी थी और वे उस भयानक मुठभेड़ से जितना दूर हो सकते थे जाना चाहते थे। जाने से पहले इरशाद ने शहर पर आखिरी नजर डाली। उसके दिल में आभार और उदासी का मिश्रण था। वह जानता था कि उनका यह अनुभव उन्हें बदल चुका था और वह पहाड़ और जिन्न हमेशा उनकी कहानी का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल वे सुरक्षित थे और उन्हें घर लौटने का मौका मिला था। जैसे ही वे गाड़ी चलाकर निकले, दूर के पहाड़ दिन की रोशनी में कम डरावने लग रहे थे। इरशाद और जुनैद दोनों चुप थे, अपने अपने विचारों में डूबे हुए। घर का सफर लंबा था, लेकिन उन्होंने राहत महसूस की कि वे अंधकार का सामना करके बच निकले थे। जब तक वे श्रीनगर पहुंचे, तब तक वह डरावना अनुभव एक दूर के बुरे सपने जैसा लगने लगा। शहर अपने रोजमर्रा के शोर शराबे में व्यस्त था और घर की पहचान ने एक सामान्य सी अनुभूति दी। लेकिन इरशाद जानता था कि उन पहाड़ों में कुछ रहस्य छिपे हुए थे और जिन्न की मौजूदगी इस बात की याद दिलाती थी कि दुनिया के परे भी कुछ शक्तियां छिपी हुई हैं। उन्होंने ट्रक को खड़ा किया और सामान उतारने लगे। उनकी हरकतें स्वचालित थीं, लेकिन उनके अंदर एक शांत संकल्प था। अपने काम खत्म करने के बाद इरशाद ने जुनैद की ओर देखा, जो अब हल्का सा मुस्कुरा रहा था। जो हुआ उसे भूलना नहीं चाहिए, इरशाद ने धीरे से कहा। हम बच गए, लेकिन हमें अज्ञात का सम्मान करना सीखना चाहिए। जुनैद ने सहमति में सिर हिलाया। हमने उस चीज का सामना किया जिसका सामना किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम यहां हैं और यही मायने रखता है। पहाड़ अब पीछे छूट गए थे, लेकिन उनकी कहानी हमेशा उनके साथ रहेगी। उन्होंने अज्ञात में कदम रखा और अपनी जान बचाकर लौटे। साथ ही उन रहस्यों के प्रति एक नया सम्मान पाया जो अंधेरे में छिपे रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।